स्वागत है आप सभी को GSC 439 में। आज हम लोग NCERT बुक क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। देखते हैं, लिखा हुआ है वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर 0 ना हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब कि P/Q के मतलब क्या होता है? अंश बटे हर। जिसे अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि जो Q है तो Q के बराबर 0 नहीं होना। मतलब कि हर बराबर 0 ना हो, उसी को क्या बोलेंगे? परिमेय। जैसे देखते हैं, बोलेंगे 0। क्या 0 परिमेय संख्या है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसको एक नीचे ऐसे भी छिपा हुआ रहता है और इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको अगर लिखते हैं P, इसे लिखते हैं Q, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है। उसी प्रकार से 4, 5, 2/3। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो बट्टे में हो, हर में, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। सेकंड प्रश्न में है कि अपरिमेय संख्या, इसके बारे में जानते हैं। इसमें लिखा हुआ कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर 0 ना हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखते हैं, इसमें पाई आता है। ठीक है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या होता है। और √2 इसलिए अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका अगर वर्गमूल निकालते हैं तो ये पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, बल्कि ये पॉइंट में आगे बढ़ते जाता। और क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हो 1.111। इसी प्रकार से और आगे प्राप्त होते जाएगा। अब रहा कि वास्तविक संख्या, तो इसी का संग्रह एक बनता है। किसका? तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब कि इसमें परिमेय भी होगा, अपरिमेय भी रहेगा, दोनों आपस में मिक्स्ड रहता है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण में क्या क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें √2 अपरिमेय हो गया क्योंकि इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा। और हो गया परिमेय के भी चाहिए, केवल 4 लिखेंगे, ये भी हो गया। ठीक है ना। और 3.166 ये भी क्या है? अपरिमेय हो गया। और इसमें क्या क्या लिख सकते हैं? तो इसमें और लिख सकते हैं पाई। तो हाँ, पाई भी हो जाएगा परिमेय। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या दोनों से मिलकर बना होता है। आदि लिख देते हैं इसमें। अब चैप्टर नंबर 1 में कुछ बातें हो जैसे फॉर्मूला, तो उसको बारे में समझेंगे। तो इसमें एक आता है जैसे कि लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। मतलब कि लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अर्थात इसको और कैसे शॉर्ट में लिख सकते हैं? लसा को लिखेंगे LCM गुने मसा को HCF बराबर पहली संख्या को A लिख सकते हैं A और दूसरी संख्या को B। उसी प्रकार से आगे और हम लोग फार्मूला निकालेंगे। और आगे फार्मूला निकालते हैं कि इसका लिखते हैं केवल LCM बराबर, तो LCM बराबर क्या होगा? A गुने B और बट्टे में कौन आएगा? पता है, यहाँ पे गुना में है ना, तो A आकर क्या कर देगा? भाग आ देगा HCF। मतलब कि LCM बराबर A गुने B बटे HCF, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे
HCF ही, जिसको बोलते हैं मसा। उसी प्रकार से अगला क्या निकाल सकते हैं, अब निकालेंगे एलसीएम का। एलसीएम तो हो गया HCF का। HCF बराबर, इसमें भी A गुने B बट्टे में क्या आ जाएगा, जब HCF के पूछे तो LCM आ जाएगा बट्टे में, LCM। उसी प्रकार से और फार्मूला निकलता है, उल्टा पूछ दिया जाएगा। कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि नहीं हमें बताइए पहली संख्या। पहली संख्या, तो पहली संख्या जिसको बोलते हैं A बराबर, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें लिख सकते हैं लसा। तो लसा को क्या लिखते हैं, LCM। LCM गुने मस्सा, मस्सा को क्या लिखते हैं, HCF। HCF बटे, पहली पूछा है ना तो दूसरी को बट्टे में ला देंगे, बटे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या को 20 से निरूपित करते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि नहीं हमें दूसरी संख्या बराबर बताइए, तो दूसरी संख्या, इसको 20 निरूपित करते, B बराबर, इसमें भी वही लसा, इसको लिखेंगे LCM गुने मसा, इसको लिखेंगे HCF बटे दूसरी संख्या पूछा है तो बट्टे में किसको लाएंगे, पहली संख्या, इसको निरूपित करते हैं A से। ये सब फार्मूला प्रश्नावली 1.1 में लागू होगा।